हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास इग्नू में सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी सेकंड, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECE 146। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम आज से बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 जो है ना, हम डिस्कस कर रहे थे लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने लेबर लॉज फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात की कि वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो कैसी होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। आज की वीडियो में हम लेबर लॉज फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर के दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहला कंसेप्ट तो ये एम्प्लॉय रिलेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट ये वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स कौन कौन से मिलते हैं, उनके लिए कौन कौन से एक्ट हैं। ये दो हमारे आज की वीडियो के सबसे मेन कंसेप्ट रहने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336, यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉय रिलेशंस के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, जब एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉयर के पास काम भी करता है, किसी इंडस्ट्री में काम करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वहां पे उसे बहुत से रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ते हैं, कुछ अपने एम्प्लॉयर के साथ, कुछ अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो बहुत से रिलेशंस बनते हैं। तो उन रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि एम्प्लॉय रिलेशन के जो एक्ट हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें यहाँ पे ना अलग अलग 3 एक्ट पढ़ने हैं, तीनों एक्ट को डिस्कस करते हैं। पहला क्या आता है, एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब क्या होता है। लेजिस्लेशन फॉर एम्प्लॉय रिलेशन आर कवर्ड अंडर 3 प्रिंसिपल लॉज। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल लॉ बनाए हुए हैं। पहला द ट्रेड यूनियन एक्ट। अब हम समझाते हैं, जो ट्रेड यूनियन होता है वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं ग्रुप्स होता है लेबर का, एम्प्लॉइज का, और उन ग्रुप में ना सबका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, सबका होना बहुत जरूरी है। और ये ग्रुप बना ही इसलिए जाते हैं ताकि कोई भी लेबर जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो, उसे प्रॉपर सैलरी मिले, उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी रहे, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, और सैनिटेशन वगैरह जो भी फैसिलिटीज एक एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉय को, वो सब मिल पाए। इसके लिए वो जो ग्रुप बनता है ना, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन बोलते हैं। तो ट्रेड यूनियन एक्ट, जिसको हम TUA बोलते हैं, 926, एक तो हम इसको स्टडी करेंगे। दूसरा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, IESO एक्ट, SOA, ठीक है, 1946। और जो तीसरा और आखिरी है वो क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, IDA, जिसको हम बोलते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल को डिस्प्यूट हुआ तो वो कैसे रिजोल्व होगा। तो ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और लॉज हैं जिनको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं एम्प्लॉय रिलेशंस के। तो पहला पॉइंट क्या आता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 TUA, इसको समझते हैं। तो एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मैनेजर्स, मतलब जो भी एम्प्लॉय एक इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड है, एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, चाहे वो एक मैनेजर हो, कैन बिकम मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन के मेंबर जरूर बनेंगे। TUA confers immunity upon a registered trade union and its members against certain civil and criminal acts। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी पब्लिक डीलिंग वगैरह होती है या फिर लेबर कोड की कोई भी चीज होती है, चाहे वो एक सिविल एक्ट हो चाहे वो एक क्रिमिनल एक्ट हो, दोनों तरह के ऑफेंसेस यहाँ पे हैंडल किए जाते हैं, इस एक्ट के अंदर हैंडल किए जाते हैं। और इसलिए तो ट्रेड यूनियन बनाया जाता है, ये ग्रुप बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हर चीज का हमारे वहां अपना एक ग्रुप होता है, लॉयर्स की अपनी एसोसिएशन होती है, CA की अपनी एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है, ऐसे ही डॉक्टर की एसोसिएशन होती है। तो हर एक डिपार्टमेंट जो है ना वो अपना एक एसोसिएशन बनाता है। तो लेबर का भी अपना ग्रुप होना चाहिए, उसी को हम ट्रेड यूनियन बोलते हैं, जो लेबर्स का ध्यान रखेंगे, लेबर को एक्सप्लॉइट होने से बचाएंगे हर इशू को लेके। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आता है, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में आया था ये, यानी कि हमारे इंडिया के आजादी से एक साल पहले, है ना। डिफाइंस कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफाइंस कंडीशन फॉर वर्क, की वर्क के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, अलग कैटेगरी के, क्योंकि लेबर सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री में तो होते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं और सबकी वर्किंग कंडीशंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो वो सब पहले ही डिफाइन होना चाहिए ऑफ वर्कर्स, मेकिंग देम कॉन्शियस अबाउट देयर एम्प्लॉयमेंट राइट। और यही नहीं, उन्हें अवेयर भी
रखा जाना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयमेंट राइट्स कौन कौन से हैं, उनके पास कौन कौन से हक हैं जिनके लिए वो चाहे तो आवाज उठा सकते हैं अगर उनके वो हक खत्म किए जा रहे हैं। तो क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपने लेबर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं, उन्हें राइट्स प्रोवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, और यही नहीं उन्हें हर तरीके से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे केसेस में जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, तभी हम जो है उस चीज के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। इसके बाद क्या आता है, द एक्ट अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर। ध्यान रखना ये एक्ट सिर्फ उन इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है जहां पे 100 या 100 से फालतू वर्कर्स काम कर रहे हैं, यानी कि जैसे कह सकते हो आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। हम सब जानते हैं जहां हम पब्लिक रिलेशंस की बात करते हैं वहां थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। अब वो डिस्प्यूट सिविल मैटर को लेके भी हो सकते हैं, क्रिमिनल मैटर को लेके भी हो सकते हैं, और वो दोनों हैंडल होने क्या है बहुत जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। वरना होगा क्या, अगर वो डिस्प्यूट ऐसे ही होते रहे, एक तो वर्क परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, ठीक है, हो सकता है लेबर्स हड़ताल वगैरह पे चले जाए। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं या फिर बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी चीज की वजह से लेबर्स को या फिर अदर वर्कर्स को ह्यूमिलेट करते रहते हैं, या फिर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत से लेबर्स जो हैं वो अपना काम क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो उन चीज से बचने के लिए जो है ना ये एसोसिएशन बनाया जाता है, वही चीज यहाँ पे है। और इन डिस्प्यूट को सेटल करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। तो आईडीए प्रोवाइड्स अ स्टैट्यूटरी मशीनरी फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो आईडीए है वो एक स्टैट्यूटरी मशीनरी बनाता है फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। मशीनरी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। यहाँ पे इन 3 स्टेज की बात करते हैं, कॉन्सिलिएशन, ठीक है, एडजुडिकेशन और हमारे पास क्या आता है, आर्बिट्रेशन। तो ये 3 हमारे पास क्या है, लेवल है, ठीक है। 1 मिनट वेट करना। चलो फिर हाँ तो देखते हैं आगे। हाँ तो मैंने क्या बोला कि इस मशीनरी के अंदर 3 स्टेज की प्रोसेस होती है, जिसमें पहला क्या आता है, कंसिलिएशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, एडजुडिकेशन एंड आर्बिट्रेशन, एम्ड एट रिजोल्विंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट व्हेनेवर नेगोशिएशंस फेल। यानी कि जब नेगोशिएशंस फेल होते हैं और जो भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है, उसको हैंडल करना, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना, वो इस एक्ट का काम होता है। इसका नाम क्या होता है, आईडीए, यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की अब नेगोशिएशन की कोई गुंजाइश नहीं है, अब वो डिस्प्यूट जो है वो सेटल होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एक्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस को लेके। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लेबर्स जो हैं वो इस पार्ट के अंदर भी एक्सप्लॉइट होते हैं कि उन्हें वेजेस टाइम पे नहीं मिल रहे, या फिर अकॉर्डिंग टू वर्क कंडीशन, ठीक है, या फिर वर्किंग आवर्स की वजह से कम वेजेस मिल रहे हैं। और कई बार तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जेंडर्स इनइक्वालिटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, कि जेंडर्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो पेमेंट भी क्या करते हैं, डिफर करती है। यानी कि सेम वर्क है, ठीक है, सेम काम है, मेल को ज्यादा सैलरी मिल रही है, यानी कि मैन को ज्यादा सैलरी मिल रही है और वुमेन को कम सैलरी मिल रही है। तो ये चीज क्या होती है, काफी गलत होती है, ठीक है। तो उस चीज को लेके ये लॉज हैं जो बनाए गए थे, ये एक्ट्स बनाए गए थे। तो वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स, जिसका पहला पॉइंट क्या आता है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 POWA, कि भाई पेमेंट जो है वो कैसे होगी, तो वो क्या है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस ऑन टाइम टू द वर्कर। यहाँ पे 3 चीजें हम समझते हैं, 3 लॉज हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। एक तो जो भी पेमेंट बनती है वो बिल्कुल ऑन टाइम पेमेंट होनी चाहिए, जो भी डिटरमाइंड डेट है, ठीक है, उस डेट के अंदर। दूसरा, पेमेंट इज मेड इन करंट कॉइन, जो भी पेमेंट है वो करंट कॉइन के अंदर, मतलब जो भी करंट में करेंसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, दैट नो इम्परमिसिबल डिडक्शंस आर मेड फ्रॉम देम, और कोई भी इम्परमिसिबल डिडक्शंस, यानी कि ऐसी कोई भी डिडक्शन सैलरी में से नहीं होनी चाहिए जो परमिसिबल नहीं है, जो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ है, तो वो डिडक्शंस नहीं होंगे। तो एक्ट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज। अब जो ये एक्ट्स है ये फैक्ट्रीज पे भी लगाए जाते हैं, रेलवेज पे भी लगाया जाता है, एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट, अगर दूसरे टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी एक्ट ये क्या होगा, लगेगा। तो ये हमने क्या देखा कि भाई जो पेमेंट है वेजेस के, ठीक है, 1936 का हमने एक एक्ट देखा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है अगला, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। देखो मिनिमम वेजेस भी काफी जरूरी है, यानी कि इंडिया में हम सब जानते हैं कि हमें एक सर्टेन लेवल तक इनकम चाहिए। अगर एक
रीजनेबल या फिर डिसेंट, ठीक है, हमें लिविंग स्टैंडर्ड में रहना है तो उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम वेजेस को डिटरमाइन कर लेते हैं कि भाई इस इतना टाइम प्रोवाइड करने का किसी भी वर्क कल्चर के अंदर आपको मिनिमम इतनी पेमेंट तो मिलेगी। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट बोलते हैं 1948 का MWA एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फिक्सेशन। यहाँ पे हम फिक्सेशन की बात करते हैं, किसकी, वेजेस की या सैलरी की, रिव्यू की बात करते हैं और रिवीजन की बात करते हैं, एंड इनफोर्समेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इन रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। एक्ट डज नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। ध्यान रखना जो मैंने बात बोली थी स्टार्टिंग में ही कि बहुत बार वेजेस या फिर सैलरीज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होती है मेल और फीमेल वर्कर्स के बीच में, यानी कि मैन और वुमेन्स के बीच में, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैन और वुमेन के बीच में। और मिनिमम वेजेस कैन बी फिक्स्ड in form of time rate or a piece rate with a guaranteed time rate and overtime rate। इस बात का मतलब क्या है कि जो भी guaranteed time rate है कि भाई आपको अगर आप इतनी देर काम करोगे, ठीक है, इतने आपके वर्किंग आवर्स है तो आपको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो आपको मिलेगी। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम का भी रेट पहले से डिटरमाइन होता है कि अगर आप इतने घंटे एक्स्ट्रा पे करते हो, मतलब इतना घंटे एक्स्ट्रा लगाते हो अपने काम की तरफ, तो आपको इतनी पेमेंट और एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके अलावा मैंने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में भी बात सुनी है कि जब वो संडे को लोग काम करते हैं तो संडे को मोटिवेटेड रखने के लिए वर्कर्स को उनकी सैलरी डबल दी जाती है उन्हें बाकी दिनों से, यानी कि बाकी दिनों का पेमेंट टर्म फिक्स होता है और जो भी पेमेंट टर्म फिक्स होता है संडे को उसका क्या मिलता है, डबल मिलता है। तो ये चीज भी बहुत जगह हमें बहुत सी इंडस्ट्रीज में देखने को मिलती है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट POBA 1965, अ स्कीम ऑफ शेयरिंग द गेन्स ऑफ इंडस्ट्री बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। इस बात का मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉयर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलते हैं, एडिशनल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, किसकी वजह से, एम्प्लॉइज के अच्छे काम की वजह से, तो वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे एज अ बोनस। आपने देखा होगा बहुत सी इंडस्ट्रीज में दिवाली वगैरह पे बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक तरह से सैलरी का एक्स्ट्रा पेमेंट होता है, वो सैलरी से बढ़ के उन्हें पेमेंट मिलती है ताकि वो थोड़ा सा और ज्यादा अपने कामों की तरफ मोटिवेट हो पाए। क्योंकि देखो जब वर्क, दो चीज होती है लोगों के मोटिवेट होने की, जब वर्क हमारी पसंद का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पैसा इतना मैटर करता ही नहीं है। लेकिन जहां पे वर्क ऐसा होता है कि भाई लोग बहुत से काम, और ज्यादातर लोग 80% लोग जो है अपना काम मजबूरी में कर रहे होते हैं कि यार ये तो करना पड़ेगा मुझे, है ना, मुझे काम पे जाना पड़ेगा, उन्हें कोई मजा नहीं आता काम में, डेली वही काम घिसा पिटा काम करना पड़ता है, ठीक है, तो कम से कम उनके पास एक मोटिवेशन तो हो कि हाँ भाई सैलरी एक्स्ट्रा मिल रही है जिससे मेरी फैमिली जो है वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकती है, तो वो उनके लिए क्या होता है, मेन मोटिवेशन का काम यहाँ पे करता है। वही सेम चीज यहाँ पे है कि बोनस पेमेंट एक्ट जो है, ठीक है, POBA 1965 का ये दिखाता है कि एम्प्लॉयर्स को जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हो रहे हैं एम्प्लॉइज की वजह से, तो वो जो है वो ट्रांसफर करेंगे, उन गेन्स को पे करेंगे। इसके बाद द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन होना चाहिए। एक्ट 1976 में क्या था, वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ERA बोलते हैं इसे, अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई की जाती है, वेदर बिलोंगिंग टू पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। इट envisages a duty on the part of all employers to pay equal remuneration to men and women। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि भाई इस एक्ट ने कि रिम्यूनरेशन चाहे मैन को मिले चाहे वुमेन को मिले, लेकिन मिलेगा सेम। अगर इक्वल वर्क है, एक ही जैसा काम है, एक ही जैसी पोस्ट है, तो सैलरी में डिफरेंस क्यों होना चाहिए, सैलरी में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं होगा, सेम सैलरी मिलेगी, सेम रिम्यूनरेशन मिलेगा, सेम वेजेस मिलेंगे फॉर डूइंग सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, या फिर वो वर्क जो सिमिलर नेचर का है। तो ये हमने बात की एक और पॉइंट के बारे में, लेबर लॉस के, ठीक है, जहां पे हमने समझा दो चीजों को, एक तो एम्प्लॉय रिलेशंस को, दूसरा वेजेस एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रह गया, वो है सोशल सिक्योरिटी, जो हमें हमारी वर्क लाइफ से मिलता है। उसकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में, उसी कंप्लीट जो टॉपिक है ना, कंप्लीट जो वीडियो बनेगी वो अगली वीडियो बनेगी, ठीक है, जहां पे हम सोशल सिक्योरिटी टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं सीरीज वाइज ही। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है नोट्स के लिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना है वो उतार लें।